हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री का 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ने किस तरह से इंडिया को फ्रीडम दिलाने में, इंडिया को आज़ादी दिलाने में हमारी मदद की थी। मतलब उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था उस बारे में उसका सब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है एक्ट ऑफ 1935। क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब ब्रिटिशर्स ने फैसला किया कि ब्रिटिश गवर्न जो भी प्रोविंसेस, जो भी इलाके में ब्रिटिशर्स ने रूल कर रहे थे वो सब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी उनके जो सहकर्ता है उनको देंगे। If princely state join the federation, they would lose their autonomy, hence they refused to join it. तो मतलब अगर, लेकिन इंडियंस जो लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि अगर प्रिंसली स्टेट ने उस फेडरेशन को ज्वाइन किया तो उनको कोई हक नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से उन्होंने उस फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना किया। द प्रपोजल ऑफ फेडरल स्टेट वाज नॉट ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। तो वो जो आइडिया था ब्रिटिशर्स का वो वहीं पे फेल हो गया और वो प्रैक्टिस में नहीं, मतलब वो लागू नहीं कर पाए उन्होंने। अभी सेकेंड है प्रोविजनल कैबिनेट। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्ट ऑफ 1935 में जो ये एक्ट हुआ था उससे वो खुश नहीं थे। मतलब उसका मतलब कोई इंडियंस के लिए कोई फ़ायदा नहीं था। सो दे डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इलेक्शन में, मतलब अपना मतदान में हिस्सा लेने का उन्होंने फैसला किया, क्योंकि वो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थे। उनको बिल्कुल भी उससे 1935 का जो एक्ट पास किया था उससे उनको कोई, बोलते ना, इंडियंस के लिए, कोई भारतीय लोगों के लिए कोई भी फ़ायदा उससे नहीं था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शन वाज हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस। इन 1937 में इलेक्शन हुआ और वो 11 अलग अलग संस्थान में, मतलब अलग अलग जगह पे वो इलेक्शन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को गेन मेजॉरिटी, यानी काफ़ी बहुमत मिला। मेजॉरिटी होना उन लोग ज़्यादा वोट मिला किधर, 8 प्रोविंसेस में। मतलब 11 में से जो 8 प्रोविंसेस था वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया एंड केम टू पावर। वो लोग पावर में आ गए। लेकिन अदर 3 प्रोविंसेस नन ऑफ द पार्टी अचीव मेजॉरिटी। बाकी के 3 प्रोविंसेस में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ एंड देयरफॉर द मिक्स्ड कैबिनेट वाज फॉर्म्ड। और इसके वजह से मिक्स्ड कैबिनेट फॉर्म करना पड़ा। कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड यूजफुल। जैसे वो लोग बहुमत से जीते, पावर में आए, तो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी जो भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे नेताओं को, जो लोग सब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया था। तो उनको सब पहली बात तो उन्होंने रिलीज़ किया। रिलीज़ मतलब छुड़ा दिया, जेल में से उनको बाहर निकाला। सबसे पहला और अच्छा काम उन्होंने ये किया, जो भी भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें सबको बाहर निकाला। इंट्रोड्यूस बेसिक एजुकेशन, और सबसे पहले बेसिक एजुकेशन देना चालू किया। प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, ये जो दारू शराब का जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि इससे लोग मरते जा रहे थे, घर उजड़ते जा रहे थे। तो इससे सबसे पहले लिकर को, मतलब शराब का, उन्होंने बैन किया। इम्प्रूव कंडीशन ऑफ दलितों पे काफ़ी अत्याचार होता था। गिविंग डेप्थ रिलीफ टू फार्मर्स, और जो लोग फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उन लोग पे बहुत कर्जा चढ़ा था, तो उनके लिए वो रिलीफ दिया, मतलब उनको कर्जे से मुक्त कर दिया। दलितों का कंडीशन जो है, उनकी जो हालात है, दलितों की जो अलग हालत है उसमें सुधारने के लिए उन लोग ने काफ़ी कोशिश की। बहुत सारे जो भी फंसे हुए थे जेल में, जिसको भी जेल में डाला हुआ था जो ब्रिटिशर्स ने, उनको सब बाहर निकाला।
उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार इंग्लैंड जो था वो सपोर्ट करता था अमेरिका को अगेंस्ट जापान, यानी जापान के खिलाफ इंग्लैंड अमेरिका को सपोर्ट करता था। कभी सेकेंड वर्ल्ड वार में जब युद्ध हुआ था तभी इंग्लैंड was supporting America against Japan. The Japanese army reached eastern border of India. जापानीज आर्मी वो भी एक एशियन कंट्री, तो किधर पहुंच गए थे? इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर तक पहुंच गए थे। द ब्रिटिश रियलाइज दैट इफ जापान अटैक्स इंडिया दे नीड कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस। तो उनको लगा कि अरे बाप रे, अगर समझो जापानीज ने इंडिया पे अटैक किया, वो लोग ईस्टर्न बॉर्डर तक तो पहुंच गए थे, तो अगर उन्होंने इंडिया पे अटैक किया तो हमें तो पूरी तरह से उनका कॉपरेशन चाहिए। किसका? इंडियंस का। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल सेंट सर स्टैफर्ड क्रेप्स टू इंडिया में उसको भेजा। ही पुट ए प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ इंडियंस, और उसने क्या किया? इंडियंस के सामने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव रखा। विच डिड नॉट सेटिस्फाई एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उस प्रस्तावना का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पे कोई असर नहीं हुआ। उनको ऐसा कुछ फ़ायदेमंद लगा ही नहीं। अभी हम किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं, सामने वाला भी देखते हैं ना कि हमें इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन कोई फ़ायदा वाली बात ही नहीं थी, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस प्रपोजल को, उस प्रस्तावना को रिजेक्ट किया, खारिज किया। सिंस देयर वाज नो मेंशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि उसमें कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की बात ही नहीं हुई थी। देयर वाज नो मेंशन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसलिए मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग मुसलमानों के एक था माइंड में कि वो हिंदुओं के साथ रहेंगे नहीं, उनके हमारे साथ उनका अच्छा ये नहीं होगा, मतलब हम मिलजुल कर नहीं रह सकते हिंदू और मुस्लिम। तो उनके दिमाग में पहले से ही था कि जैसे आज़ादी मिलेगी तो अपने लिए अलग कंट्री, मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री चाहते थे। तो उस जो प्रस्तावना रखा था उसमें कोई भी उसके बारे में मेंशन नहीं हुआ था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी उस प्रस्तावना को, मतलब उस प्रपोजल को पूरी तरह खारिज किया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में आता है सेकेंड वर्ल्ड वार एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इन 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरुआत हुआ। कभी चालू हुआ? याद रखना बात है कि कहाँ पर चालू हुआ? यूरोप में। और 1939 में शुरुआत हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार का। वाइसरॉय लॉर्ड लिंथगो डिक्लेयर्ड दैट इंडिया हैज़ जॉइन द वार ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश। उसने, वाइसरॉय ने, लॉर्ड लिंथगो ने पहले डिसाइड किया कि इंडिया हमारे तरफ से है, मतलब ब्रिटिशर्स के तरफ से है। ब्रिटिश अभी भी पता है ना आपको, यहाँ पे वार चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में वार शुरुआत हुई है। तो अमेरिकन्स हमेशा चाहते हैं कि इंडियन हमेशा अमेरिकन को सपोर्ट करे करके, लेकिन रशिया हमारा बहुत बहुत पुराना दोस्त है। तो हम लोग न्यूट्रल रह रहे हैं, ना ही हम रशिया को सपोर्ट करते हैं ना ही यूक्रेन को। हमारा जो स्टैंड है इस वार के बारे में, क्योंकि वार किसी का भी जीत नहीं होता है, उसमें दोनों साइड से नुकसान ही होता है। तो वार तो पता है ना, अभी मोदी जी जब गए थे स्वीडन, इधर जर्मनी में, तब भी उन पे प्रेशर काफ़ी डाला जाता है ताकि वो सपोर्ट करे किसको? रशिया को। लेकिन मोदी जी ने बोला कि वार से तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें एक लॉस ही है करके। तो क्योंकि हम लोग काफ़ी न्यूट्रल है, क्योंकि हम रशिया को बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं। जो माना कि वार हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम रशिया को बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि हम जब भी मुसीबत में थे तो एक रशिया ही था जो हर वक्त हमारा साथ देता था, हर वक्त हर मुसीबत में हमें हेल्प करने आता था। अमेरिकन्स का तो वो काफ़ी दोगला नेचर हो, अपना ही फ़ायदा का देखते हो, कब पलटते हैं कब अच्छे रहते हैं उनका कोई। तो उन्होंने पहले ही क्लेम किया इंग्लैंड ने कि ब्रिटिशर्स की इंडिया तो ब्रिटिश के साइड में। England claimed that it is fighting to be save democracy in Europe, so Indian National Congress demanded that England should grant freedom to India. तो इंग्लैंड बड़े बड़े बातें क्लेम करने लगे कि ये जो युद्ध हो रहा है वो डेमोक्रेसी के लिए हो रहा है, यूरोप में डेमोक्रेसी चाहिए इसके लिए हो रहा है। तो इंडिया ने बोला ठीक है, डेमोक्रेसी की जब बात चल ही रही है तो हमको भी दे दो ना फ्रीडम, इंडिया को भी फ्रीडम चाहिए, इंडिया को भी डेमोक्रेसी चाहिए, तो इंडिया को क्यों नहीं फ्रीडम देते हैं, क्यों तुम लोग हमारे देश में कब्जा करके बैठे हो।
इंग्लैंड रेफ्यूज दिस डिमांड, लेकिन उस मामले में वो बोलते हैं ना, इंग्लैंड का और अमेरिकन्स का एक बोलते हैं ना, एक दोगला नेचर रहता है, डबल स्टैंडर्ड रहते हैं। वो अपने हिसाब से अपने बातों को पलटना भी जानते हैं और उसको अपने हिसाब से घुमाना भी जानते हैं, तो उस मामले में वो बहुत होशियार है। तो इंडिया ने जब डेमोक्रेसी की बात की तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया सीधा, एंड हेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिज़ाइन किया इन नवंबर 1939। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी मिनिस्टर्स ने सब ने रिज़ाइन किया, जब देखा इनका दोगला नेचर, उनका डबल स्टैंडर्ड देखा, मतलब उनको उनके हिसाब से यूरोप को डेमोक्रेसी चाहिए लेकिन इंडिया को डेमोक्रेसी देने में और फ्रीडम देने में वो तैयार नहीं है। तो इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन किया इन नवंबर 1939। उसके बाद में आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। Indian National Congress decided to start intense movement in which they demanded British rule to be ended and India should be given independence। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिसाइड किया कि हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे ब्रिटिशर्स आके यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं उसे पूरी तरह से बंद करना होगा, उनको यहाँ से चले जाना होगा और इंडिया को पूरी तरह से आज़ादी देना होगा। इफ़ दिस डिमांड वॉज नॉट फुलफिल्ड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट टू स्टार्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। बोला अगर ये नहीं होगा, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरी तरह से अभी इस बार वार्न किया मतलब एक तरह से धमकी दे दी कि हम नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अगर उन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं दिया। तो बच्चों मैं आप ये चैप्टर को यहीं पे रोकती हूँ। इसका बाकी का जो भी है पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लग गया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।